हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप आई होप अच्छे होंगे। आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं डिटर्मिनेंट का लेक्चर नंबर 5। और जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, टॉपर अड्डा 93। ठीक है। और जो लोग अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर कर दें। ठीक है। आज के सेशन में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट पढ़ने वाले हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। क्या पढ़ने वाले हैं? प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो के एंड तक बने रहें। एक एक स्टेप आप समझेंगे तो पूरे क्वेश्चन जितने भी प्रॉपर्टीज से रिलेटेड एग्जाम में आते हैं, क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं, सारे आप कर लेंगे। चाहे वो एनडीए के एग्जाम हो, चाहे जेई मेंस हो, सारे में प्रॉपर्टीज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है। तो बहुत ही अच्छे से आप समझेंगे। चाहे आपका सीयूटी का एग्जाम हो, सारे एग्जाम में ये आता है। भले ही आपका सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में कट हो गया है सिलेबस, बट आपको बहुत ही अच्छे से प्रॉपर्टी पढ़ना है, क्योंकि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना है। ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट क्या है? द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन अनचेंज्ड। द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन अनचेंज्ड इफ इट्स रोज और कॉलम आर इंटरचेंज। अब इसका मतलब क्या है भाई? इसका मतलब है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए डैश। डैश का मतलब क्या है? डैश का मतलब क्या है? डैश का मतलब है भाई साहब, यहाँ पर डैश का मतलब है ट्रांसपोज। ट्रांसपोज मतलब रो को कॉलम में इंटरचेंज कर दे, कॉलम को रो में इंटरचेंज कर दे, तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट क्या रहेगी? अनचेंज रहेगा। क्या रहेगा? अनचेंज रहेगा। इसी को और करके क्या लिख सकते हैं? ये एक प्रॉपर्टी हो गई आपकी। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? बोलो आया ना? समझ में आ रहा है? अब चलिए यहाँ से आप क्या करेंगे। सपोज दैट एग्जाम्पल, बिना एग्जाम्पल के कोई चीज समझ में नहीं आती, एग्जाम्पल से समझेंगे। पूरा ध्यान यहीं पे लगा के रखिए आप लोग। डेल्टा इक्वल टू A1 B1 A2 B2, ये हमने 2/2 का एक डिटर्मिनेंट कंसीडर कर लिया। अब इसकी वैल्यू फाइंड कर देते हैं। तो चलिए एक्सपैंड करते हैं। एक्सपैंड करने पर कैसे एक्सपैंड करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं बच्चों? इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करके क्या आएगा रिजल्ट आपका? A1 B2 माइनस का A2 B1। बस समझ में आ रही है? A1 B2 माइनस का A2 B1। अब चलिए डेल्टा डैश फाइंड करते हैं। डेल्टा डैश का मतलब जो आपका फर्स्ट रो है उसको फर्स्ट कॉलम में इंटरचेंज कर दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा A1 और ये हो जाएगा B1। सेकंड रो को सेकंड कॉलम में इंटरचेंज कर देते हैं, A2 हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा B2। अब चलिए इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं, क्या क्या चेंज होता है, चेंज होता है कि नहीं होता है। तो चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ये हो जाएगा आपका A1 B2 माइनस का A2 B1। ये आपका रिजल्ट आ गया। अब देखिए ये दोनों रिजल्ट को मैच कराइए, क्या दोनों सेम है? A1 B2 माइनस A2 B1। यहाँ पर भी क्या रिजल्ट आया? A1 B2 माइनस A2 B1। तो दोनों की वैल्यू क्या आ गई? सेम आ गई। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं डेल्टा डैश इक्वल टू डेल्टा। डेल्टा डैश इक्वल टू डेल्टा मीन्स वैल्यू रिमेन्स अनचेंज रहेगी। वैल्यू क्या रहेगी? रिमेन्स अनचेंज रहेगी। तो पहली प्रॉपर्टी आपको अच्छे समझ में आ गई। यदि हम रो और कॉलम को इंटरचेंज करेंगे तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या रहेगा? रिमेन अनचेंज रहेगा। बच्चों यह बात समझ में आ गई। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगली प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। अगली प्रॉपर्टी क्या है? इफ एनी टू रोज और कॉलम्स ऑफ ए डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज देन साइन ऑफ डिटर्मिनेंट चेंज मींस। अब यहाँ पर देखिए हमने एक डिटर्मिनेंट कंसीडर किया, डेल्टा इक्वल टू A1 B1 A2 B2। ठीक है भाई साहब, यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अब इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो वैल्यू फाइंड करेंगे, क्या आ जाएगा आपका? A1 B2 माइनस का A2 B1। ये आ गया रिजल्ट। अब यहाँ से देखिए क्या बोला है कि यदि हम डेल्टा वन यहाँ पर लिख लेते हैं, डेल्टा वन यदि एनी टू रोज और कॉलम और इंटरचेंज, एनी टू रोज और कॉलम, तो देखिए यहाँ पर ये क्या है? R1 है। सुनते रहिए, एकदम अच्छे सुनिएगा। R1 है और ये क्या है आपका? सेकंड रो है R2। यदि इनको इंटरचेंज कर दे, इंटरचेंज मतलब R2 की जगह R1 हो जाए, R1 की जगह R2 हो जाए, तो क्या चेंज होगा? तो आपको देखते हैं A2 और ये हो गया B2। मतलब R2 वाली रो R1 में कन्वर्ट हो जाएगी और R1 वाली रो R2 में कन्वर्ट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? ये हो गया आपका A1 हो गया और ये हो गया B1। अब देखिए रिजल्ट में क्या चेंज होने वाला है। तो डेल्टा वन इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों? बताइए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए जरा। A2 B1 माइनस का A1 B2। तो यहां से देखिए रिजल्ट क्या हो गया? चेंज हो गया। यदि आप इस दोनों से माइनस साइन कॉमन ले लें, जैसे माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा A1 B2 माइनस का A2 B1। बात समझ में आ रही है? जैसे हम माइनस साइन कॉमन ले लेंगे तो ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? डेल्टा के बराबर हो जाएगी। यहाँ से देखिए डेल्टा के इक्वल हो जाएगी। यहाँ से लिख देंगे डेल्टा वन इक्वल टू माइनस डेल्टा।
यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ कि माइनस साइन आ जाएगा। क्या आ जाएगा? माइनस साइन। कब आएगा? यदि एनी टू रोज और कॉलम आर इंटरचेंज। एनी टू रोज और कॉलम आर इंटरचेंज मीन्स, अब यहाँ पर देखिए सपोज दैट A1 B1 C1 3/3 का मैट्रिक्स ले रहे हैं, A2 B2 C2 A3 B3 और C3। अब यदि इसके C1 और C2 को इंटरचेंज कर दे, ये C1 है, ये C2 है, ये C3 थर्ड कॉलम, C1 और C2 को इंटरचेंज कर दे। इंटरचेंज मतलब क्या? अच्छे से ध्यान सुनिएगा। इंटरचेंज का मतलब C2 और C1 को इंटरचेंज का मतलब C2 वाले जितने भी एलिमेंट है वो C1 में आ जाएंगे, मीन्स ये हो जाएगा आपका B1 B2 और ये हो जाएगा B3। बात समझ में आ रही है? ये हो जाएगा आपका A1 A2 और ये हो जाएगा A3, C1 C2 और ये हो जाएगा C3। तो भाई साहब हमने क्या किया, सिंपल सा C1 और C2 को क्या कर दिया, इंटरचेंज। जब भी इंटरचेंज कर देंगे तो एक माइनस साइन आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है कि जब भी हम एनी टू रोज और कॉलम, चाहे रो चेंज करिए चाहे कॉलम चेंज करिए, तो क्या आएगा? साइन, माइनस साइन। ये रिजल्ट देख लीजिए, माइनस साइन आ रहा है। यहां तक बात समझ में आ रही है सभी को? चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। अगली प्रॉपर्टी क्या है? if any two rows or column of determinant are identical means equal, identical को equal भी बोल सकते हैं, equal or all corresponding element are proportional, then the value of determinant will be zero, चलिए अब इसको समझते हैं अच्छे से। सपोज दैट हमने एक एग्जांपल ले लिया। एग्जांपल क्या लिया बच्चों बताओ? एग्जांपल हमने ले लिया कि ये 1 है, ये 2 है और सेकंड रो भी आपका 1 और 2 हो जाए। आइडेंटिकल मींस सेम टू सेम, मींस फर्स्ट रो और सेकंड रो क्या हो जाए? आइडेंटिकल मींस सेम एलिमेंट्स, मींस 1 और 2 फर्स्ट रो में, सेकंड रो में भी 1 और 2 है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, -2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, तो डेल्टा इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों? 0 आ जाएगा। तो एग्जांपल से आप इजीली समझ सकते हैं कि एनी टू रोज और कॉलम आर आइडेंटिकल then the value of determinant will be zero. For example, अब यहां से देखिए एक एग्जांपल और ले रहे हैं, A, B और C, ये है E, F, G और यहाँ पर फिर से लिख दिया जाए A B C। तो इसको विदाउट एक्सपेंडिंग हम बता सकते हैं, कि वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट क्या होगा? 0 होगा। क्यों होगा 0? क्योंकि C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल। C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल। ये बात सबको समझ में आ रही? बोलो हाँ या ना। आइडेंटिकल मींस इक्वल। यहाँ पर देखिए C1 कॉलम और C3 कॉलम क्या है? आइडेंटिकल मींस यहाँ पर देखिए ABC सेम एलिमेंट, इसके भी एलिमेंट क्या है? सेम है, मतलब इसके भी ABC है, इसके भी ABC एलिमेंट है, तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। विदाउट एक्सपेंडिंग आप बता सकते हैं कि वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल बी 0। अंडरस्टूड एवरीवन व्हाट आई एम सेइंग? ठीक है। अब चलिए यहाँ पर क्या बोला है? इफ ऑल एलिमेंट आर प्रोपोर्शनल का क्या मतलब है? प्रोपोर्शनल का ये मतलब है कि यदि ये एलिमेंट 1 और 2 है, R1 में एलिमेंट 1 और 2 है और इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 और 3, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6 हो जाए, तो रिजल्ट क्या आएगा? बच्चों बताओ, यहाँ से बताइए 6 माइनस का 6, तब भी रिजल्ट क्या आएगा? आपका 0 आएगा। इसका क्या मतलब हो गया? फॉर एग्जाम्पल एक और कंसीडर करते हैं बच्चों। ये हो गया 1 2 3 और ये हो गया 5 7 8 और ये हो गया बेटा 2 4 और 6। तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट क्या होगा? अब यहाँ पर देखिए आइडेंटिकल नहीं दिख रहा है, तो क्या दिख रहा है? प्रोपोर्शनल दिख रहा है। कैसे पता? यहाँ पर देखिए 1 है तो यहाँ 2 है, 2 टाइम्स है, ये भी क्या है? 2 टाइम्स है, ये भी क्या है? 2 टाइम्स है। आइडेंटिकल, प्रोपोर्शनल है, ये क्या है? प्रोपोर्शनल। तो विदाउट एक्सपेंडिंग वी कैन से दैट द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल बी 0। अंडरस्टूड एवरीवन व्हाट आई एम सेइंग? यहाँ पर देखिए 1 2 3 है, जस्ट ये 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स मतलब 2 4 6 है, मीन्स प्रोपोर्शनल है, मीन्स C1 एंड, तो यहाँ पर रीजन क्या लिखेंगे? C1 एंड C3 आर प्रोपोर्शनल। C1 एंड C3 आर प्रोपोर्शनल। अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग? तो यहाँ तक बात सभी को समझ में आ गई होगी कि C1 एंड C3 क्या है? प्रोपोर्शनल है, देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल बी 0। दोनों बात समझ में आ गई? यदि आइडेंटिकल होगा तब भी वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट 0 होगा, प्रोपोर्शनल होगा तब भी वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल बी 0। ये बात सभी को समझ में आ गई होगी। चलिए अगली प्रॉपर्टी की चलते हैं। अगली प्रॉपर्टी क्या दी गई है? रीड करिए। इफ ऑल द एलिमेंट ऑफ एनी रोज और कॉलम
be multiplied by a number k, then the value of determinant is multiplied by k। अब यहाँ पर देखिए अच्छे से समझिएगा, एकदम ध्यान लगा के अच्छे समझेंगे आप, एकदम ध्यान लगा के समझिएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, एकदम अच्छे से समझिए आप। 2 3 4 और 6 ये है, ठीक है भाई, बात समझ में आ रही? अब यहाँ से देखिए, यहाँ से क्या करना है आपको, यदि हम k से मल्टीप्लाई करते हैं तो k से मल्टीप्लाई करेंगे एनी रो, ये एनी रो मतलब ये हो जाएगा आपका 2k, ये हो जाएगा 3k, और ये 4 और 6 रहेगा ही रहेगा। बात समझ में आ रही है? एक रो में आपको मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब ये फर्स्ट रो में हमने k से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 2k हो गया, ये 3k हो गया। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ से यदि इसको एक्सपैंड करें तो इसको एक्सपैंड करने पर कितना आएगा बच्चों, k टाइम्स 6 2 जा 12 हो गया, माइनस 4 3 जा 12, 4 3 जा 12, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, k टाइम्स इंटू 0, तो ये हो गया 0। बात समझ में आ रहा है? अब यदि इसको भी एक्सपेंड करेंगे तब भी आपका सेम आएगा। यहाँ से देखिए कितना हो जाएगा आपको, 6 2 जा 12, 12 के माइनस को 12 के। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है समझ में? यदि हम k कॉमन ले लें, k कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 12 माइनस 12, ये डेल्टा के बराबर आ जाएगा, ये डेल्टा डैश है, मतलब मल्टीप्लाई करने के बाद आ गया डेल्टा डैश आ गया। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो ये k टाइम्स डेल्टा के बराबर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए जीरो हो जा रहा है, कोई अदर एग्जांपल लेंगे तो जीरो नहीं होगा, तो k टाइम्स डेल्टा आ रहा है, तो यही आपसे कह रहा है, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल बी k टाइम्स ओरिजिनल मैट्रिक्स, मतलब ओरिजिनल डिटरमिनेंट। ये बात समझ में आ रही है सभी को कि k टाइम्स हो जाएगा? अंडरस्टूड एवरीवन? यहाँ तक बात समझ में आ रही है? अब ये वाई से वर्ता भी होता है, यदि हम k का a से, k का b से मल्टीप्लाई करते हैं, k का c से मल्टीप्लाई करते हैं, और ये आपका हो जाए a1 b1 c1 a2 b2 c2, तो यहाँ से आप कॉमन भी ले सकते हैं सर। क्या ले सकते हैं? कॉमन भी ले सकते हैं। मीन्स फर्स्ट रो से आपका कॉमन क्या है, k कॉमन है, तो k कॉमन लेने के बाद ये हो जाएगा a b c, और ये हो जाएगा आपका a1 b1 c1, और ये हो जाएगा आपका a2 b2 और c2। तो कॉमन भी ले सकते हैं और मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं किसी वन रो में और वन कॉलम में। बात समझ में आ रही है? यहाँ तक बात सबको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बोलो हाँ या ना, बोलो। सबको समझ में आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत तकलीफ? अब चलिए आगे, यहाँ पर देखिए नोट करके क्या लिखे, फॉर ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर एन, तो डिटर्मिनेंट ऑफ के ए, डिटर्मिनेंट ऑफ के ए इक्वल टू के टाइम्स एन इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसको अच्छे से आप याद कर लीजिए। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये अप्लाई होता है, के की पावर एन, एन क्या है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, एन क्या है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। नाउ कम टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगली प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं बच्चों। अगली प्रॉपर्टी क्या है? इफ ईच एलिमेंट ऑफ रो और कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट एक्सप्रेस एज द सम ऑफ टू और मोर टर्म्स, देन द डिटरमिनेंट कैन बी एक्सप्रेस द सम ऑफ टू और मोर डिटरमिनेंट्स। तो इसको अच्छे से समझिएगा। एग्जांपल आइए देखते हैं, a1 प्लस अल्फा, b1 प्लस बीटा, c1 प्लस गामा, ठीक है, और ये आपका a2 है, ये आपका b2 है, ये आपका c2 है, ये आपका a3 b3 एंड c3, ठीक है। अब इसी को हम क्या एक्सप्रेस कर सकते हैं, सम ऑफ टू डिटरमिनेंट, सम ऑफ टू डिटरमिनेंट, सम ऑफ टू डिटरमिनेंट। अब यहां से देखिए टू डिटरमिनेंट कैसे एक्सप्रेस करेंगे, पहले डिटरमिनेंट में लिखेंगे a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 एंड c3, और सेकंड डिटरमिनेंट में क्या लिखेंगे आप, यहाँ देखिए प्लस लिखा है इसलिए यहाँ पर साइन किया है प्लस, यदि यहाँ माइनस होता सब में तो माइनस लिखते। बात समझ में आ रही है? प्लस लिखा है तो प्लस। अब इसमें क्या लिखेंगे, आपका फर्स्ट रो में आएगा अल्फा बीटा गामा, सेकंड रो एट डिजिट कॉपी करना है आपको, तो a2 b2 एंड c2, थर्ड रो एट डिजिट कॉपी करेंगे, ये आपका आ जाएगा a3 b3 एंड c3। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई सभी को कि नहीं? यदि इस तरह आपका डिटरमिनेंट है तो उसको सम ऑफ टू डिटरमिनेंट में एक्सप्रेस कर सकते हैं, मतलब ये फर्स्ट डिटरमिनेंट हो गया और ये क्या हो गया आपका सेकंड डिटरमिनेंट। नाउ कम टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगली प्रॉपर्टी देखिए, इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रोज और कॉलम आर जीरो देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल बी जीरो। अब इसका क्या मतलब है सर, इसका क्या मतलब है, एकदम अच्छे से एग्जाम्पल समझिएगा, इसका क्या मतलब है। सपोज दैट एनी रोज, किसी भी रो के
दोनों एलिमेंट क्या हो, जो मतलब फर्स्ट रो के ऑल एलिमेंट क्या है, यहाँ पर देखिए ये क्या है आपका फर्स्ट रो है, ये आपका क्या है सेकंड रो है, और यहाँ पर देखिए फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट क्या है, जीरो है। तो बिना एक्सपेंड किए आप बता सकते हैं कि वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या आएगी, जीरो आएगी। चलो चेक करके देखते हैं क्या है, वाकई में जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चेक करके देखते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए जरा, 6 इंटू जीरो कितना हो जाएगा, 6 इंटू जीरो माइनस 4 इंटू जीरो। अब चलिए मल्टीप्लाई करके बताइए बच्चों, 6 का जीरो मल्टीप्लाई करेंगे जीरो, 4 का जीरो मल्टीप्लाई करेंगे जीरो, और जीरो माइनस जीरो कितना आ गया, जीरो आ गया। तो विदाउट एक्सपेंडिंग आप बता सकते हैं कि वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। चलिए बड़े बड़े क्वेश्चन एक एग्जांपल और कंसीडर करके देखते हैं, अच्छे समझ में आना चाहिए आपको। जीरो जीरो जीरो, ए बी सी, A1 B1 C1। अब यहां से आप बता सकते हैं बिना एक्सपेंड किए कि इसकी वैल्यू कितनी होगी, जीरो होगी, क्योंकि R1 के सारे एलिमेंट क्या है, जीरो हैं। फर्स्ट रो के ऑल एलिमेंट जीरो हैं, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट विल बी जीरो। कॉलम में भी हो सकता है, कॉलम में भी जीरो हो सकता है, ठीक है। A1 B1 C1 A2 B2 और ये C2, ठीक है। तो विदाउट एक्सपेंडिंग वी विल से दैट देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी जीरो। मतलब बिना एक्सपेंड किए आपको क्या बता देना है कि वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट क्या होगा, जीरो होगा। तो सारी प्रॉपर्टी बेटा खत्म हो गई। कल से हम लोग क्वेश्चन शुरू करेंगे। जो लोग अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर लें, वीडियो की ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे। थैंक यू।